हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दो कटी हुई उंगलियां दिखाई जाती है और दूसरी ओर हांजी होती है जो कि काफी शौक में बैठी होती है और उसने लीवाई को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। और भाई यहाँ पे लीवाई बेहोश हो चुका होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा कि जब लीवाई जीक के साथ था तो वहाँ पे एक थंडर स्पेयर एक्सप्लोजन हुआ था जिस वजह से लीवाई का ये हाल हो गया है। और दूसरी ओर एक टाइटन भी होता है और ये वही टाइटन होता है जिसने अपना पेट फाड़ के जीक को अपने पेट के अंदर रख लिया होता है। इधर फ्लॉक आता है और वो कहता है कैप्टन लीवाई। तो यहाँ पे दूसरा सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन हम सच में बहुत लकी हैं। हमारा सबसे बड़ा खतरा अपने ही खून में भीगा हुआ है, तो चलो फिर इसके सर पे गोली मार के इसको उड़ा देते हैं। तो हांजी कहती है कि ये मर चुका है, थंडर स्पेयर के एक्सप्लोजन से इसकी ये हालत हुई है और इसके बचने के कोई आसार भी नहीं है। ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और उनके चिथड़े उड़ चुके हैं, जिससे इसकी तुरंत ही मौत हो गई थी। तो फ्लॉक कहते ठीक है, फिर मुझे देखने दो, मुझे नब्ज चेक करना आता है, चलो फिर दिखाओ मुझे। लेकिन तभी यहाँ भाई दूसरी ओर उस टाइटन के अंदर से बहुत तेज स्टीम निकलने लग जाती है और फ्लॉक कहता है कि क्या ये तो गायब हो रहा है, क्या ये मर गया? तो हांजी कहते नहीं, अक्सर जब ये टाइटन्स गायब होते हैं तब ये स्टीम एब्जॉर्ब नहीं करते। तो भाई थोड़ी देर बाद यहाँ पे सारी स्टीम हो जाती है और बस उस टाइटन का स्केलेटन बचा होता है और इन सब ने उस टाइटन के ऊपर गन पॉइंट कर रखी होती है। हांजी भी इधर शॉक में बैठी होती है और उस टाइटन के स्केलेटन के पेट में से यहाँ पे भाई जीक निकलता है। और जैसा कि आपको याद होगा कि पहले जीक की बॉडी आधी हो गई थी, लेकिन अब जीक की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो गई होती है और वो खड़ा होकर इन लोगों को देखता है। ये सब जब यहाँ पे शॉक पे खड़े होते हैं तो भाई हांजी मौका देख के लीवाई को लेके नदी में कूद जाती है और ये सबके सब सोल्जर भाई पानी के अंदर गोलियां वोले चलाते हैं और घोड़े पे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इसको भागने नहीं देना है। फ्लॉक इधर जीक के पास आता है और वो कहता है कि हुआ क्या मिस्टर जीक? तो जीक कहता है मुझे नहीं पता, एक छोटी सी लड़की थी और उसने वहां पे मौजूद मिट्टी से मेरे शरीर को बनाना शुरू कर दिया था। मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन सी जगह है, मैं बस वहां पे देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितने साल बीत गए हैं, लेकिन एक पल मेरे को ऐसा भी लगा कि ये पलक झपकते ही हो गया। वो जगह जो मैंने देखी थी वो जरूर पाथ है। तो फ्लॉक कहता है मिस्टर जी, आपने उन 30 सोल्जर्स को टाइटन बना दिया था जिससे कि आप उन सबको कंट्रोल कर पाओ, है कि नहीं? तो वो सब है कहाँ पे? तो जीक कहता है कि बहुत कुछ हो चुका है और वो सब जा चुके हैं, लेकिन एक बात तो है कि अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आने वाला, तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे भाई जीक मन में बोलता है कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है, क्यों, है ना एरन? दूसरी ओर हमें फिर से सिगांशना का सीन दिखाया जाता है और इधर भाई एरन अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और नीचे इधर बेसमेंट में कॉनी कहता है भाई चल क्या रहा है? आर्मिन कहता है कि शुरुआत हो चुकी है, टाइटन्स अपनी चाल चल रहे हैं। इधर भाई गैलियार्ड ने पीक और गाबी को कवर करके रखा होता है और पीक कहती है कि मुझे पता था कि ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो गाबी कहती है मिस पीक, आपने हमें धोखा नहीं दिया? तो पीक कहती है कि गाबी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने कॉमरेड्स को धोखा दूंगी? तो गाबी कहती है लेकिन आपने कहा था ना कि हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है अगर हम हमेशा मार्ले के साथ काम करते रहेंगे। तो पीक कहते हैं देखो ऊपर। यहाँ पे भाई एयरशिप्स आ रही होती है और पीक कहती है मुझे मार्ले में भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे उन लोगों पे भरोसा है जिनके साथ मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। इधर हमें एयरशिप का सीन दिखाया जाता है और मैगत कहता है कि स्मोक फ्लेयर बुझ चुकी है और पीक और गैलियार्ड ने उसकी पोजीशन हमें बता दी है, यही है फाउंडिंग टाइटन। तो अब समय आ चुका है कि हम लिबेरियो का बदला लें और इसको हम खत्म करके रख देंगे। तो यहाँ पे भाई एयरशिप्स में से सारे के सारे सोल्जर्स कूद जाते हैं और इन सभी के पैराशूट्स ओपन हो जाते हैं। साथ ही साथ ये सोल्जर्स एयरशिप में से एक और वेपन गिराते हैं और उसके ऊपर भी पैराशूट्स लगे होते हैं। इधर भाई पीक तो ये सब देख के शौक हो जाती है और गावी उसे बुलाती है और पीक गैलियार्ड को आवाज देती है पोर्को करके और भाई गैलियार्ड पीक का हाथ ही काट देता है और वो हाथ आके भाई गावी के हाथ में गिरता है। यहाँ पे पीक चिल्लाती है कि मेरे को दर्द हो रहा है और वो नीचे कूद जाती है बिल्डिंग से और अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भाई दूसरी ओर भाई जॉ टाइटन एरन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एरन यहाँ पे भाई अपनी फिस्ट हार्ड करके जॉ टाइटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जॉ टाइटन जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और आसानी से एरन के अटैक से बच के दूर चला जाता है। इधर गावी के पीछे से पीक आ जाती है और जब एरन देखता है तो भाई पीक ने अपने मुंह में गावी को बिठा लिया होता है और वो भी गावी को लेके यहाँ से भाग जाती है। एरन मन में सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मार्ले इतने कम समय में एक सरप्राइज अटैक कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डालेंगे जबकि उनके पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे नीचे भाई येलेना होती है और वो कहती है एरन, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज अपनी टाइटन बॉडी में से बाहर आ जाओ और बिल्डिंग के अंदर जाके अंडरग्राउंड के थ्रू अपने वॉर हैमर टाइटन का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग निकलो। अगर हम अभी लड़ने लगे तो हमारे जीतने के कोई चांसेस नहीं बनेंगे। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं भाई एरन को पीछे हटना आता नहीं और वो येलेना को इग्नोर करके इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और जहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स लैंड हो रहे होते हैं एरन उस तरफ जाने लग जाता है। वो इनकी ओर बढ़ रहा होता है और वो रायनर को देख लेता है और कहता है कि आ जाओ फिर रायनर। इधर भाई रायनर ने भी अपने हाथ पे कट लगा रखा होता है और वो भी हवा में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एरन कहता है कि तो फिर वो तुम ही थे, है ना, जिसने मार्ले को मनाया ये बेवकूफी करने के लिए। यहाँ पे भाई आर्मर टाइटन भी नीचे आ जाता है और दूसरी ओर येलेना और बाकी सब इन्हें देख रहे होते हैं। येलेना कहती है ठीक है फिर सारे सोल्जर्स जाओ, जल्दी जाओ और एरन की हिफाजत करो। एरन क्यों
क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? यहाँ पे भाई एरन और रायनर आमने सामने होते हैं। एरन चिल्लाता है और वो रायनर की ओर भागता है और भाई वो रायनर को इधर घसीटता हुआ ले जाता है, इधर भाई धूल धूल हो जाती है और वो उसे एक बिल्डिंग में देके मारता है। दूसरी ओर पीक जब गाबी को लेके जा रही होती है तो भाई गाबी देख लेती है कि इधर रायनर आ चुका है और वो काफी खुश होती है। इधर पीक इन मार्लिन सोल्जर्स के पास आ जाती है और सामने इधर मैगत होता है। पीक यहाँ पे उस वेपन को देखती है जो कि भाई पहले एयरशिप से गिराया गया था और वो गाबी को अपने मुंह से निकाल देती है। भाई मैगत गाबी को उठाता है और वो कहता है कि तुम, लेकिन गाबी मैगत को हक कर लेती है और मैगत भी भाई गाबी को हक कर लेता है और मैगत कहता है कि ब्राउन तुम बेवकूफ कहीं की, किसने तुम्हें कहा था दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए? तो गाबी यहाँ पे माफी मांगती है और मैगत यहाँ पे भाई गाबी को थोड़ा डांटता है। तभी पीछे से कोल्ट आ जाता है और वो पूछता है कि फैल्को कहाँ पे है। तो गाबी यहाँ पे थोड़ा उदास हो जाती है और वो कहती है कि फैल्को अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर है, उसने गलती से ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया और उसे वहां पे बंदी बना के रखा है। तो यहाँ पे कोल्ट और मैगत दोनों ही शॉक हो जाते हैं और पीक बताती है कि फैल्को को तकरीबन 300 दुश्मन सोल्जर्स के साथ रखा हुआ है और उन सभी ने ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी रखा है। उनके अलावा 500 और भी सोल्जर्स है इधर जो कि लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि ज़ीक आसपास नहीं है। तो मैगत कहते हैं कि हम रायनर के कहने पे इधर आए थे, तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, क्या दुश्मनों को फाउंडिंग टाइटन की ताकत का इस्तेमाल करना आ गया है? तो पीक कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन फाउंडिंग टाइटन की ताकत उनका ट्रम्प कार्ड है। अब क्योंकि उन्होंने अभी तक फाउंडिंग टाइटन की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है तो ऐसा लगता है कि एरन अभी उसकी ताकत का इस्तेमाल कर भी नहीं सकता है या फिर वो ये ताकत एक्टिवेट नहीं कर सकता है। तो मैगत पूछता है कि कोई कंडीशन वगैरह है कि इसको एक्टिवेट करने की। तभी यहाँ पे भाई गाबी को एयरशिप का सीन याद आता है जब ज़ीक ने बताया होता है कि अब हमारे पास एक फाउंडिंग टाइटन भी है और साथ ही साथ एक रॉयल ब्लड का टाइटन भी है। यहाँ पे वही वर्ड्स गाबी रिपीट करती है और वो कहती है कि मैंने यही शब्द ज़ीक के मुंह से सुने थे जब मैं एयरशिप में थी और जब हम मार्ले से निकल रहे थे। तो कोल्ट कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो कि ज़ीक एक रॉयल ब्लड का टाइटन है? तो यहाँ पे मैगत को रियलाइज होता है कि हाँ भाई मतलब उसके पेरेंट्स भी रेस्टोरेशनिस्ट के लीडर थे तो ऐसा हो सकता है। तो पीक कहती है अच्छा, तो जो उसकी कमाल की ताकतें हैं उसके पीछे यही राज था, है ना। यहाँ पे भाई पीक अपना गियर पहन लेती है और वो कहती है कि इसका मतलब अगर वो फाउंडिंग टाइटन की ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे ज़ीक नहीं है, तो बस फिर तो मामला साफ है, हमें किसी भी हालत में एरन और ज़ीक को मिलने नहीं देना है। यहाँ पे भाई साइड में धमाके वमाके हो रहे होते हैं तो गाबी कहते हैं कि कमांडर रायनर। तो यहाँ पे भाई मैगत कहते हैं कि कमांडर नहीं, जनरल, और मार्ले की शील्ड इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है। नहीं, मैं रायनर को शील्ड नहीं बोल रहा हूँ। इस समय पूरी दुनिया की किस्मत हमारे कंधों पे निर्भर है, तो हम फाउंडिंग टाइटन को मार के इस मुसीबत को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आज हम फाउंडिंग टाइटन को खा जाएंगे और इस 2000 साल के श्राप को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। दूसरी ओर हमें एरन और रायनर का सीन दिखाया जाता है। भाई रायनर कंटिन्यूअसली एरन के मुंह पे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई एरन ने अपने हाथों को हार्ड करके रखा होता है और वो डिफेंस करता रहता है। थोड़ी देर ऐसा चलता है और एरन मौका देख के रायनर के भाई मुंह पे पंच मारता है, जिससे कि भाई रायनर का जबड़ा वबड़ा सब टूट जाता है। लेकिन दूसरा पंच रायनर के मुंह पे लग नहीं पाता और रायनर एरन को उठा के भाई एक घर में घुसेड़ देता है। एरन इधर रायनर को किक मार के उड़ा देता है और खुद खड़ा हो जाता है। जैसे वो खड़ा होता है तभी भाई पीछे से यहाँ पे जॉ टाइटन आ जाता है और एरन अपने वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके भाई इधर स्पाइक्स बना देता है बहुत सारे और गैलियट कहता है कि देखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी मेरे घर को तबाह करने की। वो भाई यहाँ पे सारे के सारे स्पाइक्स को तोड़ देता है और एरन को किक मार के वो रायनर की ओर फेंकता है। इधर भाई रायनर एरन का सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि एरन हमें तुमसे कोई खतरा नहीं है तो इसलिए हार मान जाओ, अब तुम्हारा अंत होता है। इधर भाई आगे से रायनर होता है और पीछे से भाई जॉ टाइटन आ जाता है। तो भाई एरन इधर अपने वॉर हैमर टाइटन का इस्तेमाल करके भाई बहुत सारे स्पाइक्स बना देता है, जिससे इन दोनों की ही वाट लग जाती है और इनको तो झंडे की तरह ऊपर टांग दिया जाता है। इन दोनों की वाट लग चुकी होती है और दूसरी ओर से येगरस भी इधर आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं चलो फिर अब हमारी बारी आ चुकी है, इनको इनका फेवरेट खाना खिलाते हैं जो कि है थंडर स्पेयर्स। जब ये लोग यहाँ पे आने वाले होते हैं तभी भाई एरन के सर में आके गोला ही पड़ता है और इधर भाई बड़ा तगड़ा धमाका होता है। इधर येलेना भाई शौक में खड़ी होती है और ऑनियन कपोन कहता है कि हुआ क्या ये। भाई इधर एरन का सर फट चुका होता है और वो नीचे बैठ जाता है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई ये शॉट पीक के उस गेयर से लगा था। इधर मैगत कहते हैं चलो फिर अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। इधर भाई यहाँ पे एक और सोल्जर होता है और वो कहते हैं कि अटैक टाइटन का दिमाग बाहर निकाल दिया गया है और अब वो नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर सकता। तो पीक कहते हैं काफी कमाल का काम किया कमांडर मैगत। तो यहाँ पे भाई मैगत कहता है जनरल बोलो मुझे। तो यहाँ पे सोल्जर्स यही कहते हैं कि वैसे कहना पड़ेगा कि इस समय हमारा सबसे बेस्ट स्नाइपर कमांडर ही है। भले ही मार्लियन आर्मी की बैंड बज चुकी है और इससे ज्यादा नीचे वो गिर नहीं सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पे भाई जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन दोनों ही इन स्पाइक से छूटने की कोशिश कर रहे होते हैं और इधर ये येगरिस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मतलब ये जॉ टाइटन और
आर्मर टाइटन तो फिर से हिलने लग गए, लेकिन तभी भाई इन पे गोलियां पड़ती है और दूसरी छतों पे यहाँ पे भाई मार्लिन सोल्जर्स होते हैं जो कि भाई इनको राइफल से उड़ा देते हैं और एक के बाद एक करके सारे येगरिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भाई छत से नीचे येगरिस्ट की लाशें गिरने लग जाती है और इधर बहुत सारे मार्लिन सोल्जर्स होते हैं। इधर ये कुछ येगरिस्ट सोचते हैं कि हमारे दुश्मन काफी ज्यादा धीमे हैं तो हम उनके पीछे से जाके इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से एयरशिप आ जाती है और इनके ऊपर भाई मशीन गन से अटैक करती है और इनको छन्नी कर देती है। इधर यहाँ पे येगरिस्ट होता है और वो कहता है भाई मजाक कर रहे हो क्या, हमने तो इनकी आर्मी की बैंड बजा दी थी, बस 1 महीने के अंदर इन्होंने इतना सब कुछ कैसे तैयार कर लिया, इस हिसाब से तो फाउंडिंग टाइटन को खा लिया जाएगा। ऑनियन कॉर्न डर जाता है और इधर से भाग जाता है और दूसरी ओर येलेना यहाँ पे शौक में खड़ी होती है और वो कहती है एरन तुम बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग हो, तुम स्पेशल हो। भाई इधर जॉ टाइटन तो छूट के इधर उधर कूदने लग जाता है और वो फिर से एरन की नेप की ओर बढ़ता है, लेकिन एरन फिर से इधर स्पाइक्स उगा देता है। जॉ टाइटन उन सबसे बचता हुआ इधर उधर भाग के उन सारे स्पाइक से बच जाता है। इधर पीक एक और शॉट अटैक टाइटन के सर में लगाती है और भाई अटैक टाइटन यानी कि एरन इधर हिल भी नहीं पाता और मैगथ कहता है कि हम इसकी सारी की सारी एनर्जी यूज करवाएंगे। वॉरहैमर टाइटन की ताकत सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एक बार उसकी एनर्जी खत्म हुई तो वो ताकत भी किसी काम की नहीं आएगी। और याद रखना ये सब कुछ हम सिर्फ विली टाइवर की बलिदान की वजह से कर पा रहे हैं। उसने अपनी जान जोखिम में डाल के हमें यह बताया कि हमें एक असली हीरो की जरूरत है, जैसे हेलोस था। यहाँ पे येगरिस्ट की भाई लाशा वाशा बिछ गई होती है, बहुत खून खराबा हो चुका होता है और मार्लिन आर्मी इधर जीतती हुई दिखाई देती है और कंटिन्यूअसली वो येगरिस्ट को मारती रहती है। और यहाँ पे मैगथ की हमें आवाज सुनाई देती है कि एक ऐसा हीरो जो कि इस दुनिया को बचाएगा। इधर रायनर भी छूट के आ चुका होता है और वो कहता है एरन बहुत हो गया तुम्हारा। यहाँ पे वो अपने चेस्ट में से उस स्पाइक को बाहर निकाल लेता है और उसे एरन की तरफ पॉइंट करके एरन की चेस्ट में घुसा देता है और कहता है कि तुम हार गए। और इधर भाई एरन बहुत बुरी तरह चिल्लाता है और क्योंकि इधर अटैक टाइटन का ब्रेन उड़ चुका होता है इस वजह से वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। रायनर कहता है कि सब लोग बहुत जूझ लिए हैं और तुम भी बहुत जूझ लिए हो। ऑनियन कपॉन इधर बेसमेंट में आ जाता है इन 104 कैडेट्स के पास और जीन कहता है कि ऑनियन कपॉन ये बताओ कि बाहर चल क्या रहा है। तो ऑनियन कपॉन कहते हैं कि मार्लिन आर्मी ने आसमान से हमारे ऊपर हमला कर दिया अपनी एयरशिप से। तकरीबन 500 सोल्जर्स हैं और उनके साथ आर्मर, जॉ और कार्ड टाइटन भी है और एरन उन सबसे सिर्फ अकेला लड़ रहा है। वो बहुत मुश्किल से लड़ रहा है और ऐसा लगता है कि वो हार जाएगा। इधर भाई ऑनियन कपॉन चाबी से इनको आजाद कर देता है और इनका ताला खोल देता है और कहता है कि इस हिसाब से मार ले हमसे फाउंडिंग टाइटन छीन लेगा, तो प्लीज जाके उसकी मदद करो। हम सबको एरन की मदद करनी होगी। भाई गेट खोलते साथ ही इधर कॉनी तो ऑनियन कपॉन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, हम सबकी बात कर रहे हो तुम, हाँ ये तुम्हारी लड़ाई है हमारी नहीं, और हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तुमने हमें धोखा दिया था। तो यहाँ पे ऑनियन कपॉन माफी मांगता है और वो कहता है कि अगर मैं येलेना की बात नहीं मानता तो वो पक्का मेरा सर उड़ा देती। तो कॉनी कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम ही इतनी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे हमसे। और वही दूसरी ओर उस वाइन की मदद से पूरे पैराडाइज आइलैंड पे कब्जा करने की सोच रहे थे। क्यों, है ना, बस बहुत हो गया अब और धोखे सहन नहीं कर सकता मैं। पहले रायनर, फिर बेयरटोल्ड, एनी और फिर अब एरन। मैं तुम सबकी इस बकवास से थक चुका हूँ, हो गया बस बहुत। और मैं एरन की मदद क्यों करने लगा भाई, जिससे कि हमें से कोई भी बच्चे पैदा ना कर पाए, पागल हो गया, बताओ मुझे। तो यहाँ पे भाई कॉनी तो उसका गला ही घोट देता, लेकिन साइड में से आर्मिन आ जाता है और वो कहता है कि कॉनी पहले हम उसकी बात सुन लेते हैं, ये वो कहना क्या चाहता है। इधर ऑनियन कपॉन कहता है कि मुझे सच में उसके बारे में नहीं पता था, फिर चाहे वो वाइन की बात हो या फिर इस यूथेनाइजेशन प्लान की बात हो, बाकी वॉलंटियर्स की तरह नहीं। तो इधर निकोलो होता है और वो कहता है मेरे ख्याल से ये सच बोल रहा है, हमें येलेना ने बताया था कि वाइन के बारे में वॉलंटियर्स से कुछ भी ना कहें। ऑनियन कपॉन कहते हैं कि और वैसे भी मैं तो एल्डियन यूथेनाइजेशन प्लान के खिलाफ हूँ, मैं तो सच में पैराडाइज आइलैंड की मदद करना चाहता था उसे डेवलप करने में, जिससे कि हम साथ मिलकर मार्ले को हरा सके। इसी वजह से तो हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए इस आइलैंड पे। हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया हर एक इंसान के लिए जो भी इस आइलैंड पे रहता है, और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमें इस आइलैंड के फ्यूचर पे पूरा भरोसा है और इस आइलैंड के बच्चे ही आगे का फ्यूचर है। अगर यूथेनाइजेशन प्लान कामयाब हो जाता है तो बताओ फिर कौन लड़ेगा हमारे लिए, और ये सारी मेहनत हमने क्यों की, प्लीज भरोसा करो मेरे पे। तो आर्मिन कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। उस दिन तुमने कहा था कि सबके सब इस दुनिया में किसी मकसद से आए हैं और सब्जेक्ट्स ऑफ इमेर भी उनसे कोई अलग नहीं है, क्योंकि हर जगह जब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो इससे ही दुनिया दिलचस्प बनती है ना। उस समय तुमने जो वो बात कही थी वो जीक के ख्यालातों से बिल्कुल उल्टी थी, तो ऐसे आदमी हो तुम, और अब खड़े हो जाओ ऑनियन कपॉन। यहाँ पे जीन कहता है कि हाँ मैं भी तुम पे भरोसा करूंगा, लेकिन अब क्या, अगर हम एरन की मदद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यूथेनाइजेशन प्लान को सक्सेसफुल करने की मदद कर रहे हैं। तो ऑनियन कपॉन कहता है नहीं, हम उनका प्लान फेल करेंगे, और अगर हमने उन दोनों को ही खो दिया तो हम इस आइलैंड को बाकी दुनिया से कभी भी नहीं बचा पाएंगे। इधर भाई कॉनी फिर से ऑनियन कपॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहते हैं कि फिर तुम चाहते क्या हो, करे क्या हम। तो ऑनियन कपॉन कहता है कि हमें बस एक बार रम्बलिंग होने देना चाहिए। तो कॉनी कहता है क्या, रम्बलिंग की ताकत। तो आर्मिन कहता है कि मिकासा तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या करना चाहती हो, एरन की मदद करना चाहती हो। और भाई इधर तो मिकासा
मिकासा बेचारी शौक में खड़ी होती है और वो कहती है कि हाँ मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक हैकरमैन हूँ, जैसा एरन ने कहा था, है कि नहीं, ये मेरी खुद की इच्छा नहीं है। तो आर्मिन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एरन सिर्फ झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिकासा कहती है कि ये बात तो सच है कि मेरे को समय समय पे काफी तेज सर्द में दर्द होता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रहा होगा। तो आर्मिन कहते हैं कि तुम खुद सोचो, ऐसा कुछ करना जिससे एल्डेंस के कभी भी बच्चे ना हो पाए, तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि एरन कुछ ऐसा चाहेगा। तो जीन कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैंने सोचा था कि एरन ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। तो भाई आर्मिन को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या नामुमकिन नहीं है, हम एरन की बात कर रहे हैं, तुम एरन को जानते नहीं क्या। तो कॉनी कहता है फिर वो ज़ीक और येलेना के खिलाफ क्यों नहीं गया। तो आर्मिन कहते हैं क्योंकि उसको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन की ताकत एरन के हाथों में है और वही डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। जब येलेना ने एरन को ये ऑफर दिया होगा तो उसके पास और कोई चारा रहा ही नहीं होगा सिवाय उनके साथ मिलने के। अगर वो मना कर देता तो पता नहीं येलेना कौन सा रास्ता अपनाती उसे अपने साथ करने के लिए, लेकिन अगर वो उनकी डील मान लेता तो उससे उनको ये भरोसा हो जाता कि वो भी उनकी तरफ है, जिससे कि वो इस आयरन को रम्बलिंग से बचा सके और आगे के 50 सालों तक पैराडाइज आयरन पे कोई आंख भी उठा के ना देख पाए। यहाँ पे भाई मिकासा, कॉनी और जीन थोड़ा सोचते हैं और दूसरी ओर हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है। इधर येलेना ये सब देख रही होती है और एयरशिप में से कंटिन्यूअसली भाई मशीन गन फायर हो रही होती है और नीचे मार्लिन सोल्जर्स ग्रेनेड्स फेंक रहे होते हैं और येगरिस्ट की बैंड बजा रहे होते हैं। इधर भाई येगरिस्ट बुरी तरह से हार रहे होते हैं और दूसरी ओर एरन कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा होता है और राइनर भी वहां से हटता नहीं है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और आपको अगले एपिसोड के तकरीबन एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने ये वीडियो काफी जल्दी बना दी है। जैसे मुझे एपिसोड मिला मैं जल्दी से भाई एपिसोड देख के वीडियो बनाने बैठ गया, तो इसी वजह से यार ये वीडियो मैंने इतनी जल्दी पोस्ट कर दी, तो उसके लिए यार लाइक तो कर ही देना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं खुद जापानीज में या फिर इंग्लिश सबटाइटल्स में, तो ये मैं टेलीग्राम के ऊपर ऐड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं फुल ऑडियो एंड विजुअल के साथ। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।